हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम घटना चक्र पुनर्वलोकन सार देखेंगे, जिसमें आपको यूपी पीसीएस के, ठीक है, आरओ एआरओ यूडीसी क्लर्क के, इन सभी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस 2024, जिसका एग्ज़ाम आपका 24 मार्च को है। ठीक है, और आर ओ जिसकी वैकेंसी आपकी आई हुई है, 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है स्पेशल। लेकिन साथ ही साथ में ये जो क्लास है आपकी, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल एग्ज़ाम मतलब ऑल एग्ज़ाम, ठीक है ना। चाहे आप इसमें एसएससी को ले लीजिए, सीपीओ को ले लीजिए, जीडी को ले लीजिए, दिल्ली पुलिस को ले लीजिए, यूपी पुलिस को ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्पेशली ये जो क्लास है आपकी, ये आपको काम करेगी यूपी पीसीएस में, आरओ एआरओ में और सीडीएस में। ठीक है, याद रखना। सीडीएस का 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन आएगा, इसमें आपको ये काम करेगी, या फिर एनडीए में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पॉलिटी के आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। कम से कम भी 18-20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के जो है सीडीएस के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इतने ही क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में आते हैं, और कम से कम 12-13 क्वेश्चन आपके जो है आरओ में आएंगे। ठीक है, और एनडीए में भी इसके कम से कम भी 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी आपकी, तो उस हिसाब से आप इसको ज़रूर देखना। अगर मैं बात करूँ एसएससी की, तो बेटा एसएससी के एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन इसके जो है आते हैं, लेकिन वो 3 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिल जाते हैं एसएससी के। ठीक है, ओके, चलिए। तो एक बार फिर सभी छात्रों का स्वागत है, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार है। सभी शांति से क्लास को देखिए, डेली क्लास आएगी आपकी, ऑल इन वन क्लास है यार। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक नंबर पहला बेटा आपका भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, टॉपिक नंबर पहला आपका क्या है? भारत का संवैधानिक विकास है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, चलिए। अरे देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट स्टार बने हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके मतलब जो है यूपी पीसीएस में आए हुए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, इसलिए इनसे ना घबराए कोई भी। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो आया हुआ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी कब? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आले बेटा, चलिए क्या, वेरी गुड। ओके बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था बेटा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, आपको पता है भारत में से जो बर्मा है यानी म्यांमार जो है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था, ये भी याद रखना आप। ठीक है, सब क्वेश्चन आपके सिस्टमेटिक तरीके से आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय यानी सरकार का जो एक न्यायालय होता है वो स्थापित किया गया था 1937 में। तो भारत का जो संघीय न्यायालय है उसे स्थापित किया गया था 1937 में। ठीक है, तो इससे पहले उसका जो नाम था वो क्या था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है बेटा, देखो ये क्वेश्चन आपका मिलान में पूछा गया था यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो क्या दे रखा है? नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। ठीक है, अब जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? देखो, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपका नुक्कड़ नहीं है। ठीक है, देखो इसमें तो डायरेक्ट उत्तर दे रखे है ना, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे नियंत्रण नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी की स्थापना है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी, याद रखना। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी बेटा? आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी 1774 में कलकत्ता में। इसके जो जज थे सर एलिजा एम्पे था, लिमिस्टर हाइड एंड लिमिस्टर बोरवेल और हाइड। इसके जो है अधीनस्थ न्यायाधीश थे।
इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी बेटा चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, ठीक है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को जोड़ा गया था, कि विधि सदस्य को जोड़ा गया था 1833 के द्वारा, यानी 1834 में जो है लॉर्ड मेकाले को इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये चारों ही क्वेश्चन जो है इन्होंने बहुत अच्छे पूछ रखे हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता बताइए। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता बताइए। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इससे पिछले साल जो है सिविल सर्विस में था, कि केंद्र में द्विविध शासन की जो व्यवस्था है किस एक्ट के द्वारा शुरू की गई थी, 1919 के भारत शासन अधिनियम। और इस समय भारत के जो वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे, कौन थे, लॉर्ड माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बेटा। एक बार जितने छात्र जुड़ चुके हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी जो है शांति से क्लास को देख के आपस में बातें ना करें, क्योंकि बातें आपके पेपर में नहीं आएगी, केवल क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। तो बातें ना करें कोई भी, केवल और केवल क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कमेंट करने हैं तो सही जवाब कमेंट करिए, अदरवाइज आप शांति बना के जो क्लास को देखिए बस, ठीक है। चलिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी बेटा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। कब बनाई गई थी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है 1935 के अधिनियम के द्वारा। यानी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ये शक्ति ली गई थी, ठीक है, याद रखना। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 1935 के अधिनियम से ली गई थी, याद रखना, ठीक है। ऊपर क्या क्वेश्चन है बेटा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्ति का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। किस पर आधारित है बेटा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, याद रखना। अगला है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था बेटा 1935 के अधिनियम द्वारा। एक संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक संघीय व्यवस्था, ये भी इंपॉर्टेंट है, और केंद्र में द्वैध शासन, यानी राज्यों में नहीं, केवल केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और द्विसदन की व्यवस्था 1919 के द्वारा हुई थी, ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला है ये पॉइंट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था बेटा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो भारत महासंघ भारत सरकार अधिनियम 1935 है। उसके बाद है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति दी गई है बेटा गवर्नर जनरल को। किसे दी गई है, गवर्नर जनरल को, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान, यानी भारत का एक लिखित संविधान है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है।
देखो भारत देश जो है इसका जो संविधान है वो लिखित है और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसको बनने में 2 साल 11 महीने और 28 28 नहीं 18 दिन, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, याद रखना। ऐसे लिखता हूँ मैं, 2 साल, ठीक है बेटा, 11 माह और 18 दिन, ठीक है, 18 डे का समय लगा था, ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला है बेटा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या है बेटा? क्योंकि यह भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है, याद रखियो। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है बेटा, देखो एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ये पैट मारा था पिछले साल, ठीक है, बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई की, आप कैसे पढ़ रहे बेटे इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था कुल 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में। तो वर्ष 1937 के जो चुनाव है उनमें कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो कुल 8 प्रांतों में बना था, याद रखो। कितने प्रांतों में बना था बेटा? 8 प्रांतों में, ठीक है। अगला है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और 1942 में इसके बाद में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अरुणा आसफ अली ने जो है महात्मा गांधी के जेल में जाने के बाद में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। और भारत छोड़ो आंदोलन जब बम्बई से शुरू हुआ था, जबकि 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी, ठीक है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारत तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। देखो सीधे सा मतलब है इसका, जो इल्बर्ट बिल था जो 1883 में आया था, ठीक है, इसका मतलब था कि आजानुज बैठ, जो इल्बर्ट बिल था जो 1883 में आया था, इसका सीधा मतलब ये था कि जो भारतीय जज थे और यूरोपीय जज थे, इन दोनों को बराबर बराबर अधिकार देना, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था, इस समय जो भारतीय जज होते थे वे अंग्रेजों पर फैसला नहीं दे सकते थे, ठीक है, जो अंग्रेज व्यक्ति हुए थे उन पे फैसला नहीं दे सकते थे। जबकि अंग्रेज आदमी जो अंग्रेजी जो जज थे वे भारतीयों पर भी और अंग्रेजों पर दोनों पर जो है अपना फैसला दे हुए थे, ठीक है। तो इस इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है, इस इल्बर्ट बिल के द्वारा जो है भारतीय जजों को और अंग्रेजी जजों को जो है बराबर का अधिकार दिया गया था। और इस इल्बर्ट बिल का जो है अंग्रेजों ने क्या करा था? विरोध करा था, इसीलिए इसको वापस ले लिया गया था। और आपको मैं यहीं पर एक क्वेश्चन और बता दूं, आपको पता होगा 1881 में क्या हुआ था? 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी, याद रखना, नियमित जनगणना हुई थी। और अब आपको ये भी याद आ गया होगा कि नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? जनगणना, देख लो भाई हिंदी थोड़ी सी, ठीक है, जनगणना, ठीक है। नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो इससे आपने क्या सीखा? इस समय जो भारत के क्या नाम है इसका, भारत के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तो इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के, ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था 10 लाख। यानी एक सीट बराबर किसके थी? 10 लाख के। किसके थी? 10 लाख के। वन सीट, SEAT, वन सीट बराबर थी 10 लाख के। बंद करूँ के? बंद करूँ क्लास? आवाज़ आओगी फिर इसमें? ठीक है बना दी, चल ओके शुरू जा, ठीक है। ओके, तो भाई, तो वन सीट बराबर किस पे थी? प्रति 10 लाख पे थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो ये
मतलब 3 साल से यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में था, इस साल यूपी पीसीएस में भी था ये, ठीक है ना। आरओ एआरओ में भी आ रहा था ये क्वेश्चन आपका, और यूपीएससी का एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका आता है। अब आप देख लीजिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन, पहले बात है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, पहले बात तो यही है। तो आया कब था, 24 मार्च 1946 को, याद रखियो। ठीक है, कब आया था, 24 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, पेंथिंग लॉरेंस था, स्टेपर्ट क्रिप्स था, और एबी अलेक्जेंडर था। ठीक है, याद रखियो। चलिए अगला है पॉइंट, भारतीय संविधान सभा का गठन किसने किया था बेटा, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था। किसके अंतर्गत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ था, याद रखना। चलिए अगला है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो समझ लेना सीधा सीधा, या तो यूपीएससी में आ रहा है या यूपी पीसीएस में आ रहा है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष वाले ये। तो कथन क्या है, वेवेल योजना के अनुसार, वेवेल योजना आपको पता ही है, लॉर्ड वेवेल जो है भारत के वायसराय थे। तो वेवेल योजना जो है, कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ठीक है, तो कथन से ये है, यानी विवेल योजना जो थी, इसमें कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ठीक है, बस केवल और केवल कथन से ही है, बाकी रीजन जो है गलत है इसका। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भारत का कौन सा वायसराय था, ठीक है, जिसकी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर होती थी, तो वो था लॉर्ड वेवेल। कौन था, लॉर्ड वेवेल। चलिए अगला है पॉइंट आपका, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था बेटा, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। कब आया था बेटा, स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। ठीक है, याद रखना। तो भारत के लिए सर्वप्रथम जो है संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार कब आया था बेटा, 1934 में आया था, स्वराज पार्टी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। स्वराज पार्टी कब बनी थी, 1923 में, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में सही कथन बताना आपको। ठीक है, तो ये सारे कथन आपके सही है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। आपको याद होगा, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, जो ड्राफ्ट्स कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, आराम से शांति तक काम करो, जा होगी शुरू। तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उस उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, तीसरा है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति। दूसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चौथा है, वह बहुदलीय निकाय थी। चलिए अगला पॉइंट है बेटा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विभिन्न विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, याद रखना। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, याद रखना। उस समय के जो प्रांत थे आज के राज्य है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है 3 बैठक हुई थी। 3 बैठक में जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी बेटा। दूसरी जो है
11 दिसंबर 1940 को हुई थी बेटा। और तीसरी जो है आपकी 13 दिसंबर 1940 को हुई थी बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को। इसमें क्या होता बेटा, इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद प्रसाद। और इसमें क्या होता बेटा, इसमें आपका जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य का प्रस्ताव को रखा था, उद्देश्य का प्रस्ताव को रखा था संवैधानिक सभा के द्वारा। ठीक है, जिसे 22 जनवरी, उद्देश्य का प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है अपनाया गया था, याद रखना। ये आज आपने एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आज ये आपने पढ़ा था। ठीक है, याद रखियो। ठीक है, तो पढ़ो ऐसा जो बार बार ना पढ़ना पड़े। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मैंने आपको बता ही दिया था। कब बने थे, 11 दिसंबर 1940 को। और ये परमानेंट अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा से जो है मुस्लिम लीग नाराज थी। ठीक है, इसलिए उनको हटाना पड़ा था। और उसके बाद में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1940 को। ये मैंने अभी बताया आपको। इस 9 दिसंबर 1940 में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बेटा। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला है बेटा, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1940 को। कब हुआ था बेटा, 9 दिसंबर 1940 को। तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, याद रखना। कब हुआ था बेटा, 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, याद रखना। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था बेटा 22 जनवरी 1947 को। अभी बताया मैंने। मतलब जो उद्देशिका है, जो उद्देशिका है ना, ये उद्देशिका, इस उद्देशिका को जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, याद रखना। प्रस्तुत कब हुई थी ये, प्रस्तुत कब हुई थी, 13 दिसंबर 1940 को। जबकि इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, डिफरेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, मुझे लगा टॉपिक बदला दिखा वो हमारा, देखता हूँ एक बार टॉपिक ये चल रहा क्या। ठीक, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ओके। ठीक है, चलिए। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, याद रखना। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई थी संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती थी। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों द्वारा आदेशित किया गया था। ठीक है, एक बार और देख लीजिए सही कथन कौन से है, तो तीनों सही है आपके। कथन क्या है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव यानी 13 दिसंबर 1940 को इसको प्रस्तुत किया गया था, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार की गई थी। ठीक है, और संविधान के निर्माण पर इसका असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, याद रखना। इस तीसरी लाइन का मतलब है कि जो भारत का संविधान है उसे भारत के लोगों से शक्ति मिलती है। आपने अगर प्रस्तावना पढ़ी है उसमें लिख रहा है ना, हम भारत के लोग, यानी जो भारत का संविधान है उसे भारत के लोगों से शक्ति मिली हुई है, याद रखना। ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए बेटा, 12। कितने हुए, 12। कितने हुए, 12। ठीक है,
तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए बेटा? 12 अधिवेशन हुए, याद रखना। कितने हुए? 12। चलिए, उसके बाद भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। वही नहीं, ओके। तो अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था बेटा 2 साल 11 माह 18 दिन। देखो ये मैंने बता दिया आपको। और भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें करीब करीब बता रहा हूँ, करीब 64 लाख रुपया खर्चा आया था। ठीक है ना? वैसे तो 63,92,729 रुपये कुछ कुछ है, लेकिन लगभग 64 लाख रुपया मान सकते हैं। ठीक है। और स्टैम्प क्या थी उस समय? कमल, कमल नहीं, हाथी था शायद। ठीक है, हाथी की स्टैम्प थी उस समय। ठीक है, चलिए आलिया। ओके, तो भाई अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मिलान का क्वेश्चन है। मिलान से ही सुमेल इस प्रकार है। पहला, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे बेटा? H.C. मुखर्जी थे। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। ठीक है। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे बेटा? K.M. मुंशी थे। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। प्रारूप जो समिति थी इसके मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बेटा? तो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। याद रखना इस बात को। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे आपके H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी थे। राजस्थान की जो रियासत थी उसका प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे बेटा? V.T. कृष्णमाचारी। कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी। ठीक है। इसके बाद है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा हम। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल। जो संविधान सभा थी उसकी एक प्रांतीय संविधान समिति थी। प्रांतीय मतलब जैसे आपकी रियासतें आ जावे थी, इसमें सभी राज्य आ जावे थे। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति जो थी इसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपको पता भी होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत का जो एकीकरण है ये किया था। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। बहुत सारे उपनाम हैं इनके, और इनका जो जन्मदिन है वो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है बेटा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो आपको पता ही है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। और 26 नवंबर को इनकी स्मृति में जो विधि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विधि दिवस। ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे बेटा? सरदार पटेल। तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। याद रखना, कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे बेटा? 6 थे। कितने थे? 6। संविधान सभा ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। कब किया था बेटा? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, याद रखना, कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे बेटा? B.N. राव थे। कौन थे? B.N. राव। याद रखना, कौन थे बेटा? B.N. राव थे। कौन थे? B.N. राव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था बेटा B.N. राव द्वारा। तो भारतीय
भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? BN राव ने। ठीक है। ओके। ओके बेटा, तो ये जो क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाय, हेलो। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो हमारे देश की जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे झंडे को जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। ठीक है, याद रखना। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपको पता होगा ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, परमानेंट अध्यक्ष भी थे। ठीक है, याद रखना। अगला है संविधान। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था बेटा? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखना। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, याद रखना। तो भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो तैयार कब हुआ था पूर्ण रूप से? यह स्वीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जबकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला है संविधान सभा संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का फैसला किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधानिक सभा द्वारा। किसके द्वारा बेटा? संविधानिक सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान को जो है संविधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, याद रखना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। अगला है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया हुआ था बेटा 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का जो संविधान है वो अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बेटा बम्बई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से हुआ था? बम्बई से। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कहाँ हुई थी बेटा? 1891 में तो जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 1950 में। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट बेटा,
भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था बेटा 26 जनवरी 1950 से। सही कथन कौन सा है? पहला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। चलो। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ठीक है। कथन क्या बेटा? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। दोनों बात सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला है बेटा, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। ठीक है, 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही गई थी। किसने कही थी बेटा? मौलाना आज़ाद ने। किसने कही थी? मौलाना आज़ाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसका था? महात्मा गांधी का। किसका था? महात्मा गांधी का। ठीक है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन किसका था? आइवर जेनिंग्स का। संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका था? ऑस्टिन का। किसका था बेटा? ऑस्टिन का। तो संविधान सभा जो थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था? भारत था। यह कथन किसका? ऑस्टिन का। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी बेटा? 15। कितनी थी? 15। अगला है संविधान पर विदेशी प्रभाव। क्या है? संविधान पर विदेशी प्रभाव। ठीक है, संविधान पर विदेशी प्रभाव याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था यूएसए के संविधान से। कहाँ से लिया गया था बेटा? यूएसए के संविधान से। ठीक है, याद रखना। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया था बेटा? यूएसए के संविधान से लिया गया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है क्या? संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च क्या बेटा? संविधान है। ठीक है। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना कहाँ से ली गई है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है बेटा। याद रखना, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है बेटा? अमेरिका से। ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है बेटा कनाडा से। किससे है? कनाडा से। ठीक है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली को अपनाता है। तो हमारी जो भारतीय संसदीय प्रणाली है और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली किस बात से अलग है? भारत में जो है जुडिशरी रिव्यू है, जबकि ब्रिटेन में नहीं है। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ले रखी बेटा? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, याद रखना। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है ये भारत और यूएसए में है। कहाँ कहाँ है? भारत और यूएसए में है। कहाँ कहाँ पर है बेटा? भारत और यूएसए में है। ठीक है। चलिए, इसके बाद है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है बेटा वह कौन सा है? संविधान के निर्वचन के लिए
परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। संविधान के निर्वचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है, याद रखना। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची की देन है ऑस्ट्रेलिया की। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी देन है बेटा? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। कहाँ से ली गई है बेटा? आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित थे आयरिश गणतंत्र से। किससे हुए बेटा? आयरिश गणतंत्र से। किससे हुए? आयरिश गणतंत्र से, ठीक है, याद रखना। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मिलान का है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत है। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ले रखे बेटा। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। आपात उपबंध बेटा जर्मनी से। राज्य के नीति निदेशकता तो आयरलैंड से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी का विमर्श संविधान है। आपात उपबंध जर्मनी से है। और राज्य के नीति निदेशकता तो आयरलैंड। तो राज्य के नीति निदेशकता तो आयरलैंड से। आपात जर्मनी से। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। मूल अधिकार आपके अमेरिका से, ठीक है, याद रखना। ओके, अगला है बेटा, अगला भी मिलान है आपका। विधि का शासन बेटा कहाँ से ले रखा? इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से, जबकि विधि की प्रक्रिया जापान से। हाँ, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। देखो, विधि का शासन कहाँ से ले रखा? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बेटा कहाँ से ले रखी? जापान के संविधान से ले रखी। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना बेटा कनाडा से ले रखा है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान। केंद्र राज्य संबंध बेटा कनाडा का संविधान, ठीक है। एक बार देखो अच्छे से। देखिए बेटा, विधि का शासन इंग्लैंड से ले रखा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से ले रखा, या राज्यपाल का जो पद है। उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से ले रखे। भारत राज्य और संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति नीति है, ये भी कनाडा से ले रखा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था कहाँ से? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे बेटा? तो वे लिए गए आपके रूस के संविधान से। कहाँ से लिए गए? रूस के संविधान से, ठीक है, याद रखना। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार है ये कहाँ से लिया गया बेटा? रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखना। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलो, तो केवल दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है बस, कि भारत का जो संविधान है वो सबसे अधिक लंबा है, ये तो आपको पता ही है। और मौलिक अधिकार का अध्ययन अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है बेटा पॉइंट, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ से ली गई बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ले रखी। लिखित संविधान का प्रारंभ होता बेटा अमेरिका से। कहाँ से होता बेटा? अमेरिका से। लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से होता? अमेरिका से, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
लो जी, अब हमारा टॉपिक नंबर तीसरा है संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है बेटा आज की क्लास में, ठीक है ना। चलिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाय, पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में 400 से अधिक आर्टिकल है, मतलब 476 प्लस आर्टिकल है, याद रखना। चलिए 2023 तक, ठीक है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने आर्टिकल थे बेटा? 395। शुरुआत में कितने थे? 395, ठीक है। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने आर्टिकल थे बेटा? 395 थे। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां बेटा? 12 थी। आगे देखो, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि जो भारत का संविधान है इसमें 9वीं अनुसूची को, 10वीं को, 11वीं को, 12वीं को, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यानी 9 to 12, ठीक है, इनको जो है संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, याद रखना, ठीक है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया बेटा 22 भागों में। भाग कितने हैं? 22 है। भाग कितने हैं? 22। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह है भाग 2। तो नागरिकता भाग 2 में है, ठीक है। देखो इनमें से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है बेटा। जैसे नागरिकता आपको पता है भाग 2 में है, भाग 2 का है, ये रहा सामने ही है। तो नागरिकता जो है भाग 2 में है। मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में है। नीति, अच्छा राज्य, राज्य शब्द जो है भाग 6 में है, ठीक है। तो नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में। नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार आपके भाग 3 में। राज्य जो शब्द का ये भाग 6 में है। किस में बेटा? राज्य जो भाग 6 में है, याद रखना। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 का। नागरिकता भाग 2 है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण 323 ए में है, ठीक है। दोबारा देखो, नए राज्यों का जो गठन है अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता भाग 2 में आती है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। तो नागरिकता भाग 2 में, मौलिक अधिकार भाग 3 में। नए राज्यों का गठन आर्टिकल आर्टिकल ओके बेटा। तो देखो नए राज्यों का जो गठन है वह है अनुच्छेद 3 में। नागरिकता भाग 2 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में। और प्रशासनिक अधिकरण है बेटा आर्टिकल 323 ए में, ठीक है। हमारे संविधान का वह भाग जिससे 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई बेटा भाग 9 है, ठीक है। हमारे संविधान का वह भाग जिससे 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है भाग 9 है। कौन सा भाग है? भाग 9 है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 का। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देते हुए बेटा पहली अनुसूची है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। किसे करती है बेटा? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ठीक है। किसे करती है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ठीक है, याद रखना। अगला है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की अनुसूची में से जिस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना है वह है पहली अनुसूची, ठीक है। अगर भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है, अगर भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की अनुसूची में से जिस एक को
आवश्यक संशोधित किया जाना बेटा वह पहली अनुसूची, ठीक है, याद रखना। अगला है अनुसूची और विषय। चतुर्थ अनुसूची में क्या, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। छठी में क्या है, जनजातीय क्षेत्र है, आपको पता ही होगा, आपका मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, ये 4-5 राज्य है, इनका जनजातीय क्षेत्र सम्मिलित है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 9वीं में भूमि सुधार कानून है, ठीक है। तो चतुर्थ में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। छठी में जनजातीय क्षेत्र है। 8वीं में भाषा है और 9वीं में भूमि सुधार है, ठीक है, याद रखना। अगला है बेटा, से सुमेल कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वहीं रख दे उस पर अभी घाल के। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण करती है। 7वीं अनुसूची जो है विधायी शक्तियों का वितरण करती है। 8वीं 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रश्न है, ठीक है। एक बार देख लो, देखो 7वीं जो अनुसूची है आपकी, इसमें विधायी शक्तियों का वितरण है, यानी शक्तियों का बांटना है 7वीं अनुसूची में, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट। 8वीं में 22 भाषाएं हैं। 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, ठीक है, क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन से संबंधित है, याद रखना। अगला है बेटा, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची को। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची को, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में योजना का विषय है। समवर्ती सूची का विषय क्या है, आपराधिक मामले। समवर्ती सूची का विषय क्या है बेटा, आपराधिक मामले। तो समवर्ती सूची का जो विषय है वो आपराधिक मामले है, याद रखना। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन आता है। संविधान की समवर्ती सूची में क्या आता है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आता है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में बेटा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, ठीक है, याद रखना। समवर्ती सूची है शिक्षा से संबंधित, समवर्ती सूची में शिक्षा है, ठीक है, याद रखना। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया था 42वें संशोधन के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, पहले राज्य सूची का था और इसे 42वें संशोधन के द्वारा समवर्ती में डाल दिया गया था। वन आपका समवर्ती सूची मत्ता है। डाकघर आपका संघीय सूची मत्ता है। जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची मत्ते है। तो वन वन आपका जो है समवर्ती सूची मत्ता है बेटा। डाकघर आपके संघीय सूची मत्ते है। जन स्वास्थ्य आपका राज्य सूची मत्ता, ठीक है। इसके बाद केंद्र की सूची में यानी संघ सूची में जनगणना आती है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है। समवर्ती में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन है। अवशिष्ट विषय केंद्र का अधीन है, अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। भारतीय संविधान के भी प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय है, पंचम अनुसूची है, षष्ठम अनुसूची है और सप्तम अनुसूची है, ठीक है, याद रखना। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।